श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। आप सभी आईआईटी एस्पिरेंट्स का ऋषि सॉल्यूशन में फिर से एक बार स्वागत है। और ये 30 जनवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेव्स रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा। इस सॉल्यूशन के साथ साथ लर्निंग और गाइडेंस भी हो रहा है। साथ में सॉल्यूशन के साथ साथ हम लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं और रिक्वायर्ड जो भी गाइडेंस है पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड, उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस सीरीज का ये आखिरी पार्ट है और जो भी पिछले पार्ट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और 27 जनवरी जो भी प्लेलिस्ट में है उसका भी लिंक इसमें दिया गया है। और इसमें आप जा कर के सर्च कर सकते हैं। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन को किया गया है इसमें अलग अलग, तो इसमें स्टडी करिए और अपनी पढ़ाई को धारदार बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E of the photoelectrons is plotted against the frequency nu of the incident photons as shown in figure. The slope of the graph given. ये क्वेश्चन कुछ नए तरीके का है। इसमें एक्चुअली ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दे दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इसमें है, फ्रिक्वेंसी है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ये फिजिक्स का है। जबकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटली मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। ये यहाँ पे कह रहा है कि स्लोप, व्हाट इज द स्लोप, व्हाट द स्लोप गिव्स। ये स्लोप क्या बता रहा है यहाँ पर। तो पहली बात ये है स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन। ये जो भी ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। स्लोप, अब यहाँ पर ये किसका ग्राफ है, E वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन थ्योरी है उसको, उस क्वेश्चन को, उस रिलेशन को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये इक्वेशन दिया था, E इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। E इज द एमिशन एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और एच न्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन और W इज द वर्क फंक्शन एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो W एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो इसका इक्वेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर y एक्सिस पे E हो गया और x एक्सिस पे न्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c की बात करें तो m हो जाएगा स्लोप यानी tan थीटा, और यहाँ पर m की जगह पर h लिखा हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू h, दैट इज स्लोप इक्वल टू h, सिंपल सा है। तो यहाँ पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट h को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट h को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An electron revolving in nth Bohr orbit has magnetic moment mu n. If mu n is proportional to n to the power x, the value of x is. अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल I इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो म्यू इक्वल हो जाएगा कैपिटल N I A। यहाँ पे n क्या 1 हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आई ए हो गया। अब यहाँ पर हमको आई निकालना है। व्हाट विल बी द आई इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो आई इक्वल टू ई अपॉन टी, क्योंकि 1 टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो आई का बेसिक फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू हो गया ई, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है इन टाइम कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t can be written as 2 pi r upon v. V is the velocity of electron and 2 pi r is the circumference of circle, the orbit. Then E upon EV upon 2 pi r. It will come as E capital V upon 2 pi r. V is the velocity of electron. Okay. अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू n to the power x. Okay. यहाँ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज द एरिया ऑफ द लूप, करंट कैरिंग कॉइल का एरिया। यहाँ पर कॉइल इलेक्ट्रॉन का ही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट फ्लो करेगी, वही कॉइल हो जाएगा। दैट विल बी द
cross sectional area A equals to pi r square. R is the radius of the orbit. Then mu will become as E capital V upon 2 pi r into pi r square, and it will be written as EVR upon 2. Okay. Now we have to calculate EVR. What will be the EVR in the terms of n, number of orbit. n is the number of orbit. और यहाँ पर हमको ये फार्मूला पता है कि MVR यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये फार्मूला है. यहाँ n इज द बोर ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई. यहाँ से VR की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और VR को यहाँ पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में ही आएगा NH अपॉन 2 पाई आएगा. तो हमको बाकी से मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि म्यू एन इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में n की पावर एक ही आएगी, बाकी कांस्टेंट की टर्म में आ जाएगा यहाँ पर. तो n टू द पावर 1 आएगा एंड आंसर विल बी x का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1. ऑप्शन नंबर 3 इसमें 1 है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं कर दीजिए, जल्दबाजी में क्या होगा कि 1 आया तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, ऐसा नहीं है आपसे, क्योंकि 1 2 3 4 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3 इज विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी ज़रा सा अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी सजेशन की ज़रूरत है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, फिजिक्स का हो और मैथ का भी हो, तो आप फ्रीली, आपका पूरी तरह से स्वागत है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत होगी तो हम फ़ोन कर देंगे, या तो आप कॉल मी ऐप पर भी फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पर हम अवेलेबल रहेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ मास m, 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ सेम मास आर फॉर्म्ड. 3 सिमिलर, m है पेरेंट और डॉटर है जिसका मास हो जाएगा m/3 हो जाएगा. 3 सिमिलर है. द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा m. ओके, तो यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे 3 बनेंगे हैविंग मास ऑफ m/3, क्योंकि सिमिलर दिया है. तो यहाँ जो मास डिफेक्ट आएगा डेल्टा m, तो वो इतना नॉमिनल होगा कि m/3 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली m/3 ही आएगा डॉटर न्यूक्लियाई का मास ऑफ ईच डॉटर न्यूक्लियाई. तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में आ सकता है कि डेल्टा m भी तो यहाँ पर अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो उस हिसाब से होगा, लेकिन ये डेल्टा m बहुत ही कम होता है. तो यहाँ m/3 हम रफली मान लेंगे. और ऑप्शन को देखते हुए भी, अगर ऑप्शन है वो खुद ही आपको ये पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है. तो यहाँ पर है, अगर ये 3 हो जाएगा m/3 के, तो टोटल 1 न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी जाएगी हाफ mv² होता है, m की जगह हो जाएगा m/3 इंटू वी स्क्वायर. ये तो हो गया 1 डॉटर न्यूक्लियाई का. देयर आर 3 डॉटर न्यूक्लियाई, तो 3 इंटू दिस. अब ये 3 इंटू दिस हो गया, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा m c² हो जाएगा यहाँ पर. ओके, अभी हाँ ओके, दैट दिस टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा m c². ये क्यों होगा? क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई वाज इन रेस्ट. ठीक है, अब वो इसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हुआ जिसके कारण 3 डॉटर न्यूक्लियाई आए और उन सभी की अपनी अपनी वेलोसिटी है हैविंग इक्वल मास. ठीक है, और उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो उसमें एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. ये एनर्जी आई कहाँ से, यानी कि ये वेलोसिटी उसमें कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से आई, वो आई है डेल्टा mc². और आइंस्टीन थ्योरी से mc². m क्या है यहाँ पर? मास डिफेक्ट. जितना मास डिफेक्ट होगा लेस होगा फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर, तो उसी को बोलते हैं डेल्टा m मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई c². यही एनर्जी, यही मास डिफेक्ट जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एनर्जी 3 डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली. यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कहा गया है कि डॉटर न्यूक्लियाई है
सिमिलर मास m/3 ओके। तो यहाँ से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी कि द वेलोसिटी ऑफ v, यही जो पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ ईच डाटा न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट। तो यहाँ पर वो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, c बाहर हो जाएगा, c 2Δm/m। अब यहाँ पर ऑप्शन देखने की ज़रूरत है, तभी ये हो भी पाएगा। ऑप्शन देखने की ज़रूरत है तभी ये हो पाएगा। डेल्टा m यहाँ पर इसके मास डाटा न्यूक्लियाई, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है अगर मैच करेंगे तो C बाहर है सिर्फ इन दोनों में, ओके। और 2Δm ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें दो डायोड सीरीज में कनेक्ट हैं, एक जर्मेनियम का है एक सिलिकॉन का है, ओके। जर्मेनियम सिलिकॉन में क्या डिफरेंस है? जब ये फॉरवर्ड बायस में होंगे डायोड तो जर्मेनियम में 0.3 वोल्टेज का ड्रॉप आएगा और सिलिकॉन में 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप आता है। कब होगा ये दोनों, ये कंडीशन कब होगी? जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और बैटरी दिया हुआ 15 वोल्ट, तो 15 का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू D1 ऑफ जर्मेनियम और अगेन ये कनेक्टेड है सिलिकॉन डायोड से। अब यहाँ पर अगर ये यहाँ सामने दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड में है, जर्मेनियम डायोड इज इन फॉरवर्ड में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल 15 + 15 वोल्ट इज कनेक्टेड टू P। जो एरो का जो ये वाला साइड होता है ये P माना जाता है और ये वाला साइड क्या होता है? N हो जाता है यहाँ पर, ओके। ये इसी तरह से यहाँ पर है। अब ये ड्रॉप को अगर कंसीडर करेंगे तो 15 - 0.7, तो यहाँ पर क्या अपीयर हो जाएगा? 14.3 वोल्ट। उस हिसाब से भी डायोड D2 विल आल्सो बी इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि बोथ डायोड आर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये पूरा सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा, यहाँ पर ड्रॉप आएगा 0.3 का, यहाँ पर आएगा 0.7 का। तो यहाँ पूछ रहा है द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। तो उसके लिए हमको इस सर्किट में करंट निकालनी होगी। करंट के लिए KVL लगाएंगे। अब KVL में टोटल जो आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से KVL लगाएंगे। अब याद देखो, मान लो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नोड का नेम हम कर दे रहे हैं ए नोड है यहाँ पर, ठीक है। अब ये VA जब ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस है, यानी कि वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। तो +15 हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ड्रॉप होगा कितने का? 0.3 का, -0.3। फिर ड्रॉप होगा कितने का? 0.7 का। तो 15 - 0.3 - 0.7, ये प्लस है ना, यहाँ पर ये है, देखो ये प्लस, ये पूरा प्लस है, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो 15 - 0.3 अगेन माइनस 0.7, बैटरी डाउन जा रही है ना, प्लस से माइनस अगेन। अब यहाँ करंट हम इस डायरेक्शन में अगर दिखा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज, हायर वोल्टेज, हायर से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I × R, यानी कि 1.5 K × I, ओके। अगेन RL भी है, वही काम यहाँ भी होगा, करंट डायरेक्शन यहाँ भी वही है, तो यहाँ भी ड्रॉप आएगा 2.5 × I। अब K है, अगर हमारा रेजिस्टेंस K में है, वोल्टेज है सिंपल, तो करंट को अगर हम मिली में मान लेते हैं तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, क्योंकि K × 10⁻³ मिली का। तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन में हमेशा याद रखो कि रेजिस्टेंस K में हो, किलो ओम में हो, तो करंट मिली में ले लेते हैं हम। तो वहाँ पर यूनिट का कोई चक्कर नहीं रहेगा, हमको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर लिया गया है 15 - 0.3 - 0.7 माइनस I × R करेंगे। अब R में हमने यहाँ पर किलो को कन्वर्ट नहीं किया है कि 1500 लिख दें, 2500, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो I आएगा वो मिली एम्पियर में ही आएगा, ये हम
ये हम पहले से, ये हमारा अज्यूम डेटा आएगा कि आई विल बी इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मानने का मतलब हमारा रजिस्टेंस कितना होगा, के में होना चाहिए। अगर कोई रेजिस्टेंस मान लो 500 दिया गया, 500 ओम, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन के, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 के हो जाएगा। तब उस केस में यहाँ पर 0.5 रखेंगे। तो यहाँ पर ये बात है कि आई विल बी इन मिली एम्पियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई विल बी 14/4 मिली एम्पियर। अब यहाँ पूछ क्या रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस, ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एल। तो आई मिल गया है, आर एल हमको पता है। अब यहाँ पर आई हमारा जो आया मिली में आया है, अब वोल्टेज किस में है, के में है। तो अगेन वही बात है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, मिली को बदलने की ज़रूरत नहीं है, के को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। किलो ओम और मिली एम्पियर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वोल्ट में आएगा। मतलब एक तरह से ये ग्रुप है, मिली एम्पियर करंट के लिए, किलो ओम रेजिस्टेंस के लिए, और वोल्ट सिंपल वोल्ट, वो एक ग्रुप है। अगर ये तीनों डेटा एक साथ चल रहा है तो कहीं किसी बात की डरने की जरूरत नहीं कि हमारा यूनिट गड़बड़ हो जाएगा, कभी कोई गड़बड़ नहीं है। के, मिली और वोल्ट, ये है पेयर ग्रुप है। तो 8.7 वोल्ट आ रहा है आंसर। तो इसमें आंसर तुम्हारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी। अ पॉइंट सोर्स इज इमिटिंग साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस वाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ वाट पर मीटर स्क्वायर है। एट द ओरिजिन एट द ओरिजिन जो पॉइंट सोर्स है वो ओरिजिन में लाई कर रहा है। द डिफरेंस इन इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ओनली एट 2 पॉइंट्स लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन रिस्पेक्टिवली विल बी। अच्छा, तो 2 मीटर पर जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो कितनी हो जाएगी, और 4 मीटर पे कितनी हो जाएगी, उसी का डिफरेंस यहाँ पूछ रहा है। तो एक्चुअली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो वहीं से ये मेन इसका जो कॉन्सेप्ट यही है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 या रेसिप्रोकल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आई नॉट हो जाएगा हमारा सोर्स एनर्जी एट द ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी विल बिकम एज आई नॉट अपॉन r²। तो यहाँ पर I1 यानी कि एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, I1 विल बी आई नॉट अपॉन r1² and at R2 4 मीटर I2 will be I नॉट अपॉन R2²। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है I1 माइनस I नॉट इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। मीटर में ही है, पूरा जो यूनिट दिया हुआ है वो SI में दिया हुआ है, कहीं कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे किसी की ज़रूरत है इसलिए हम यूनिट यहाँ लिखे नहीं है। वो फिलहाल ये आंसर राइटिंग का है नहीं, कॉपी में लिखना नहीं है, इसलिए अगर हमको लिख के देना होगा तो यहाँ यूनिट मस्ट बी रिप्लेस हियर, तो इसलिए यहाँ पे किया नहीं गया, सिर्फ आंसर निकालने के लिए है। तो 16 × 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/16 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा, ओके सॉरी, तो यहाँ पर हमको आंसर आ जाएगा, लिखना होगा 10⁻⁻8। तो ये हो जाएगा हमारा 3, आंसर विल बी 16 इन, कट जाएगा तो बचेगा 3, और 10⁻⁻8 पहले से लिखा हुआ तो आंसर विल बी 3। यहाँ फिलिंग प्लेस में हम 3 फिल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x and the image distance y are measured with reference to the focal point of the lens. The y-x plot is shown in figure। यहाँ पर ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड, ये ध्यान वाली बात है, क्या ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर साइन का कोई बात नहीं है, ठीक है। x दे रहा है और y दे रहा है। यहाँ पे x क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट, y इज आल्सो द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट। देयर आर 2 फोकल पॉइंट्स फॉर ईच लेंस, और लेंस यहाँ पर कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में f1 से डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की x में, और f2 से राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस f2 से दिया हुआ है इमेज की डिस्टेंस y है, जो कि और दोनों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। अब यहाँ पर फाइंड करना हमको द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, f में निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, क्योंकि अब ग्राफ देखने से बहुत ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें अब, ठीक है, तो इसे भागने की ज़रूरत नहीं, 1-2 मिनट रुकने की ज़रूरत है वहाँ पर।
क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन कभी भी इस तरह का नहीं पूछेगा कि जो तुमको न आए। सीधी सी बात, तुमको न आए ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। थोड़ा सा रुक करके यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि ये कहना क्या चाह रहा है और इस फिगर में क्या हमको डेटा मिल रहा है। डेटा देखो, मेन यहाँ पे जो सी पॉइंट है वो डेटा हमारे काम का है, बाकी डेटा कोई काम का नहीं हमारे पास। क्योंकि अब डी पॉइंट की बात करें हम, तो डी पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये लाइव कर भी नहीं रहा है, बी पॉइंट पर ये भी पॉइंट लाइव नहीं कर रहा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं डेटा है। सिर्फ ए बी डी ई किसी काम का नहीं, ये पॉइंट ऐसे ही बस सामने दिखने से लग रहा है कि ए बी डी ये बिना मतलब का दिया हुआ, सी ही यहाँ पर है, दोनों मैचिंग कर दिया है डॉट दिखा, तो सी पॉइंट हमारे काम का है। सी पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्स भी 20 सेंटीमीटर है और वाई भी 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो F1 से 20 पर है और इमेज डिस्टेंस भी F2 से 20 पर है। और ये पता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है और बोथ सरफेस आर, ये माना जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब तक कहा न जाए ये माना जाएगा कि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स लेंस के सिमिलर हैं, यानी कि F1 और F2 दोनों क्या होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो यहाँ पर ये कंक्लूड हो रहा है कि U और V का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी आल्सो सेम। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पॉइंट पर लाई करे, क्योंकि 2F पर है तो इमेज हमारा इन्वर्टेड बनता है और 2F डिस्टेंस पर ही बनता है, तो वहीं पर ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये आगे देखने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर तुम्हारा जो पॉइंट होगा, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाई कर रहा है कहाँ पर, 2F पॉइंट पर, और ये दे रहा है कि x डिस्टेंस F से 20 है, यानी कि 2F हमारा हो जाएगा 40, x F से 20 है ऑब्जेक्ट, तो 2F होना चाहिए वो पॉइंट, तो वो हो जाएगा 2F इक्वल टू 40, देन F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सिंपल सा, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि U इक्वल टू वही जो प्रूफ करने के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट -2F पर प्लेस किया हुआ है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब ये सिंपल से कैलकुलेशन तो लोग किए ही होगे, तो V आएगा अगेन 2F ही आएगा, तो वही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, V इक्वल टू 2F, तो यहाँ पर 10 भी लिख सकते हो जल्दबाजी में, ज़्यादा मतलब अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे तो तुरंत ला गया तो आंसर आ गया 2F इक्वल 20। नहीं, ये कहाँ से दे रहा है, ये F से दे रहा है डिस्टेंस, ठीक है, तो 20 हो जाएगा कहाँ से, F से 20 है, तो उसका लेंथ से कितना हो जाएगा 20 + 20 40, यानी कि वो हो जाएगा 40 इक्वल 2F आ जाएगा यहाँ पर, तो F हो जाएगा हमारा, F हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ओके।